Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. In today's video, we are going to cover Union Budget 2026-27 through MCQs. ठीक है, ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स, एचसीएस प्रीलिम्स वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटे छोटे डिटेल्स जो यूनियन बजट में हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बट अगर कोई बच्चे जो पंजाब पीसीएस का मेंस भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, ताकि उनको फैक्चुअल याद हो जाए, डेटा याद हो जाए, सो दैट वो कोट कर सकें अपने आंसर्स में। ठीक है, तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं जो हमें डेटा सेट्स में याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो है सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सेट किया गया है 31 मार्च 2027 तक के लिए, या FY 26-27 के लिए 4.3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। देन डेट टू जीडीपी का टारगेट बताया गया है 50% ±1% बाय 2030। डेट टू जीडीपी का टारगेट बताया गया है 50% ±1% हो सकता है बाय 2030। ठीक है, और प्रेजेंटली इट इज हवरिंग अराउंड 55 to 56% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का जो ओवरऑल डेट है वो 55 to 56% ऑफ जीडीपी है, और आने वाले 5 साल में हम इसको लगभग 5% ही कम करने की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 2030 में 5 साल, नेक्स्ट 5 सालों में हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो डेट है वो 50% ±1% होगा जीडीपी के। ठीक है, देन सेफ हार्बर रेट रखा गया है 15.5%। सेफ हार्बर रेट रखा गया है 15.5%। इट इज रिलेटेड विद कस्टम्स। ठीक है, या जब भी आप फ्रेंड श्योरिंग करते हैं, ऑफ श्योरिंग करते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं, तो वहां से आप जब प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाते हैं तो वहां उसका सेफ हार्बर रेट रखा गया है 15.5%। ठीक है, एसएमई ग्रोथ फंड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक सेपरेट ग्रोथ फंड रखा गया है, दैट इज ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। क्लियर? ठीक है, ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2025 ये कोट कर रहा है कि आपके पास अगर एमएसएमईज हैं 100, तो इनमें से माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं अराउंड 85%। ठीक है, अप्रॉक्स 85% एमएसएमईज में माइक्रोनेस है, माइक्रो ही है, तो उनको हमने लार्जर स्केल पे लेके आना है। माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्मॉल एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस को मीडियम एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक सेपरेट फंड क्रिएट किया गया है 10,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, देन है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम में हमने जो हमारे हाई कार्बन एमिशन इंडस्ट्रीज हैं, लाइक स्टील इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, आयरन या किसी भी तरह का मेटलिक ओर का इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, वहां पर हम लेके आए हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम। इसका फंड बनाया गया है 20,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, देन कोस्टल कार्गो शेयर टारगेट रखा गया है 12% बाय 2047। ठीक है, कोस्टल कार्गो का प्रेजेंट शेयर है 6% ऑफ जीडीपी, एंड बाय 2047 हमने इसको डबल करना है, 12% ऑफ जीडीपी करना है। ठीक है, देन केयर गिवर्स ट्रेंड बताए जा रहे हैं केयर इकोनॉमी को डिनोट करने के लिए अबाउट 1.5 लाख। सरकार कह रहे हैं कि हमने किसी भी स्किलिंग इनिशिएटिव के थ्रू हमने केयर इकोनॉमी का फायदा उठाने के लिए, ताकि केयर गिविंग जॉब्स क्रिएट हो सके, तो वहां पर हमने केयर गिवर्स को ट्रेन किया है। अबाउट 1.5 लाख केयर गिवर्स हैव बीन ट्रेन्ड। एंड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने हैं, आने वाले सालों में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाएंगे, जहां पर पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन दोनों को यूज करेंगे। क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना।
अब नाउ एमसीक्यूज पढ़ते हैं ताकि और ज्यादा हमें क्या डिटेल्स समझनी है उसके बारे में हमें समझ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद रेफरेंस टू द फिस्कल फ्रेमवर्क को देखते हुए यूनियन बजट क्या कोट करता है? द फिस्कल डेफिसिट फॉर 2026-27 इज बजटेड एट 4.3%। ठीक है, अभी हमने डायरेक्टली पढ़ा ये पिछले स्लाइड पे कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है, 4.3% है। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो वन जहां जहां आ रहा है वो हम लेंगे, जो नहीं आ रहा वो हम एलिमिनेट कर देंगे, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। Then the central government aims to reduce debt to GDP ratio to 50 plus minus 1% by 2030। अभी ये भी हमने पढ़ा कि डेट टू जीडीपी रेशियो 2030 के लिए 50 प्लस माइनस 1% रखा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना है बाय 26-27। ठीक है, FY26 के लिए कहा जा रहा है कि 0.8% है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बताएंगे ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। बट क्या बजट ये कोट कर रहा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कोट किया गया है बजट में। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमसे सवाल में पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, सो द आंसर वुड बी ए, दैट ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर often mentioned in the budget includes। now इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? अगर आपको रिमाइंड है, यूनियन गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट क्रिएशन। ठीक है सर, अब आपको शायद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का भी फॉर्मूला याद आ रहा हो, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस यही वाला पोर्शन ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर एसेट क्रिएशन। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कहते कि अगर हम कोई ग्रांट दे रहे हैं स्टेट्स गवर्नमेंट को, चाहे ग्रांट के फॉर्म में दे रहे हैं बट वो पैसा लग रहा है एसेट क्रिएशन में, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट मत बनाओ। तो हमने इसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस किया और ऐड किया इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में से। डन? तो देखते हैं अब क्या आंसर होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, नो। लोन्स प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फॉर कैपिटल वर्क, लोन्स प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फॉर कैपिटल वर्क। अब यहां पर ना हमें समझना है कि ये जो लोन हो, अगर ये इंटरेस्ट फ्री लोन हो, इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, जैसे 2023-24 के बजट में सरकार ने कहा था कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपीस साइड पे रख रहे हैं स्टेट्स को लोन देने के लिए, और ये 50 ईयर के इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे, जिसका पैसा वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? वो कैपिटल वर्क्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उस टाइम पर फिर ये वाला पोर्शन भी ऐड होता है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड लोन प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फॉर कैपिटल वर्क, तो ये तीनों ऑप्शन ऐड हो जाएंगे और बनेगा इफेक्टिव कैपिटल expenditure. So the answer would be B, that 1, 2 and 4 is the answer. ठीक है, सॉरी आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर्स कवर्ड अंडर द मैन्युफैक्चरिंग पुश। सरकार कहते हैं हमने मैन्युफैक्चरिंग पुश प्रोवाइड करना है। बजट 2026-27 में सरकार ने 7 स्ट्रैटेजिकली इंडिस्पेंसेबल सेक्टर्स की बात की है। सरकार ने 7 स्ट्रैटेजिकली इंडिस्पेंसेबल सेक्टर्स की बात की है बजट में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो वो कौन कौन से हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, बिल्कुल। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है, यस। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, यस। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ओनली थ्रू पीएलआई स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थ्रू पीएलआई स्कीम, नो। टेक्सटाइल के लिए सेपरेटली सरकार ने पीएलआई स्कीम के बारे में नहीं कुछ कोट किया है बजट में, बट सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काम करने के बारे में बोला है कि हम टेक्सटाइल सेक्टर में काम करेंगे
इन टर्म्स के हम ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे, लॉजिस्टिक्स को हम प्रमोट करेंगे, बट नॉट थ्रू द पीएलआई स्कीम। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कोई भी पीएलआई स्कीम नहीं कोट किया है बजट में, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां 4 आ रहा है वो भी काट देंगे, बट हमारा आंसर क्या है 1 2 3, सो द आंसर वुड बी ए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स की बात हुई है बजट में। तो TREADS has been mandated for all CPSC. CPSC stands for Central Public Sector Enterprises. Central Public Sector Enterprises. तो TREADS प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, TREADS स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड या रिसीवेबल्स, ट्रेड रिलेटेड या ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब रिलेटेड कैंसिल ही कर दी, तो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो टी देन आर ई डिस्काउंटिंग एंड सिस्टम, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है कि मान लीजिए किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने, मान लीजिए किसी सरकारी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी का नाम ले, से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल ने किसी एमएसएमई से कोई रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, और उनको एक ट्रेड रिसीवेबल बिल बनाकर दे दिया कि अभी हम तुमको पेमेंट नहीं करेंगे, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, बट एमएसएमई को तो पैसा चाहिए, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो एमएसएमई वाले क्या करेंगे, ट्रेड्स पोर्टल पर आएंगे, इस ट्रेड्स पोर्टल पर आएंगे और अपने ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ अपलोड करेंगे और किसी ना किसी से डिस्काउंटिंग करवा लेंगे उस चीज का। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे अगर 10 करोड़ का हाँ ये ट्रेड रिसीवेबल, तो वहां कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैठा है ट्रेड्स पोर्टल पर, जो उसको बोलेगा दैट आई विल पे यू 9 करोड़ 90 लाख रुपीस। ठीक है, और 10 लाख में अपना कुछ कमीशन लूंगा, तो आप ये लेके जा सकते हो, ट्रेड्स को मेरे से लेके जा सकते हो। सो ट्रेड्स इस तरीके से काम कर रहा है। और अगर कोई भी, अब बजट में क्या अनाउंस किया गया है कि किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने अगर एमएसएमई से कुछ भी परचेज करना है तो वो ट्रेड्स पर ट्रेड रिसीवेबल बनाकर देंगे। सो यस, दिस इज ट्रू। देन इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऑन ट्रेड्स विल रिसीव क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। अब जो भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, जो ये 10 करोड़ का रिसीवेबल डिस्काउंट करके दे रहा है और कमीशन चार्ज कर रहा है, उसको क्या ये गारंटी है कि 3 महीने बाद सीपीएससी वाले उसका पेमेंट जो है वो करेंगे ही करेंगे। तो उसमें सरकार कहते हैं हम गारंटी प्रोवाइड करेंगे, तो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी मिलेगा ट्रेड्स पोर्टल पर। देन एमएसएमई रिसीवेबल्स आर प्रपोज्ड टू ट्रीटेड एज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। एमएसएमई के जो रिसीवेबल्स हैं उनको एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, सो दैट दिस कैन बी नेगोशिएटेड ऑन कैपिटल मार्केट। ठीक है, इनको हम नेगोशिएट कर पाए कैपिटल मार्केट में। अगर एमएसएमई वाले ट्रेड्स पोर्टल पर इसको नहीं डिस्काउंट करवाना चाहते तो कैपिटल मार्केट में इसको बेच भी सकते हैं, तो ये एसेट बैक्ड सिक्योरिटी के रूप में काम आएंगे। सो अगेन ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सवाल में पूछा गया करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सी विल बी द ऑप्शन, दैट तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे चलते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ कॉर्पोरेट मित्रास क्यों बनाए गए हैं, टू फैसिलिटेट इक्विटी इन्फ्यूजन इनटू एमएसएमई, नहीं वो तो ट्रेड्स पोर्टल वाला पार्ट आ गया। एमएसएमई को असिस्ट करने के लिए, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए, बिल्कुल ये हो सकता है। प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू एमएसएमई एक्सपोर्ट, नो। इंसॉल्वेंसी, नो। सो आंसर वुड बी बी। कॉर्पोरेट मित्रास का कंसेप्ट आया कि सरकार कहते हम आईआईएम, आईआईटीज, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट या इंडियन कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, इसमें हम हेल्प लेंगे और स्मॉल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाएंगे, ताकि उन लोगों को हम क्या नाम दें, कॉर्पोरेट मित्रा का नाम दें। तो ये कॉर्पोरेट मित्र जो हैं ये एमएसएमई लोगों की हेल्प करेंगे कंप्लायंस हैंडलिंग में। सो द आंसर वुड बी बी हियर। आगे बढ़ते हैं, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स हैं, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब बनाए जाएंगे, बिल्कुल ठीक। एवीजीसी दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी का कंसेप्ट आया फॉर दोज स्किलफुल माइंड्स, फॉर दोज क्रिएटिव माइंड्स जो कि क्रिएटिविटी के साथ साथ कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसको नाम दिया गया ऑरेंज इकोनॉमी का।
तो एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी स्कूल में, बिल्कुल ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा ताकि बच्चों को टूरिज्म सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में हम ज्यादा अच्छे से उनको बता पाएं कि क्या कोर्सेज लो आप और किस तरीके से सर्व करो टूरिज्म सेक्टर में। तो यस, दिस इज आल्सो ट्रू। एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाया गया है आईटी सर्विसेज के लिए, दिस इज आल्सो ट्रू। 2023 में लेके आए थे हम PLI 2.0 फॉर आईटी प्रोडक्ट्स। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सो द आंसर वुड बी डी हियर। हाँ, ये सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दिस कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ये 2023 के बजट में आया था, तो यस ये 2026-27 के बजट में नहीं आया है। आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है, छोटा गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हमें पूछा जा रहा है कि इस बार के बजट में क्या है, तो इस बार के बजट में तो ये तीनों ही चीजें हैं। सो द आंसर वुड बी बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो द आंसर वुड बी बी दैट 1, 2 एंड 3 आर द आंसर्स। सीरियसली फॉर दिस मिस्टेक। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है, इनकम टैक्स के लिए या सॉरी आईटी एंड क्लाउड सर्विसेज के लिए क्या चेंजेस आए। सेफ हार्बर मार्जिन रखा गया है आईटी सर्विसेज के लिए 15.5%, ये अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, बिल्कुल ठीक है। सेफ हार्बर का थ्रेशोल्ड रखा गया है 2000 करोड़, सेफ हार्बर का थ्रेशोल्ड रखा गया है 2000 करोड़। एंड टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया जाएगा क्लाउड सर्विसेज के लिए 2047 तक, ठीक है। तो ये अगेन तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। सेफ हार्बर का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल हम किसी ABC सीमेंट इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, ABC सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, ये इंडिया की कंपनी है। इनको पता चला कि अगर हम सीमेंट का प्रोडक्शन करेंगे ना, से फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका जाके, ठीक है, तो हमें कॉस्ट कम आएगा, हमें कॉस्ट कम आएगा। तो इन्होंने क्या किया, श्रीलंका में अपना प्लांट लगा दिया, और श्रीलंका में अपना प्लांट लगा के फिर वहां से इंडिया में वापस इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जब ट्रेड होगा तो उसको नाम दे दिया सेफ हार्बर। तो सेफ हार्बर का थ्रेशोल्ड क्या है, 2000 करोड़। मतलब आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो अपनी ही कंपनी से, श्रीलंका वाली से इंडिया में, 2000 करोड़ तक का। और तब तुम्हें वहां पे कितना टैक्स लगेगा, एक फिक्स टैक्स लगेगा 15.5% का, ठीक है। और क्लाउड सर्विसेज के लिए, क्लाउड सर्विसेज के लिए टैक्स हॉलीडे है। अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके क्लाउड सर्विसेज का काम करना चाहती है तो उसे हम 2047 तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, क्लियर। तो ये तीनों ही इस बार के बजट में सरकार ने चेंज लाए, तो द आंसर वुड बी डी है। आगे बढ़ते हैं। भारत विस्तार इनिशिएटिव लाया गया है किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में AI टूल्स को ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। सो एक्सपेंडिंग MSP कवरेज यूजिंग AI टूल, integrating AgriStack with ICAR, practicing using AI. Yes, this is the answer. बाकी पढ़ लेते हैं। डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, नो, ये तो स्वामित्व है, स्वामित्व है ये तो। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर्स, ये आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है, ठीक है। MSP का कवरेज AI टूल्स के साथ नहीं करना है, ये गलत है। सो द आंसर वुड बी बी कि आपने एग्रीस्टैक, जो डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है एग्रीस्टैक, उसको कोरिलेट करना है, इंटीग्रेट करना है ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, वो प्रैक्टिसेस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रही है, क्लियर। तो भारत विस्तार इनिशिएटिव का नाम आया है, सो द आंसर वुड बी बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को लेकर सवाल आया। कहते हैं एक नया ईस्ट टू वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बनेगा जी। ये वेस्ट बंगाल से गुजरात तक बनाया जाएगा, तो ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, बिल्कुल ठीक। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम आया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था कि डबल करना है कोस्टल कार्गो का शेयर GDP में, 6% से 12% करना है। देन सी प्लेन वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, बिल्कुल ठीक है। इंडिया में सी प्लेन प्रोडक्शन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम आई। द नेशनल हाई स्पीड रेल अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल हाई स्पीड रेल अथॉरिटी, अथॉरिटी नाम का कुछ नहीं था, कॉरिडोर थे, और वो भी 7, ठीक है। तो आई गेस डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए है। तो क्या क्या स्कीमें अनाउंस हुई हैं बजट 2026-27 में, सो 1 2 3 आई गेस ए होना चाहिए आंसर। सो यस, ए वुड बी द आंसर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स है, अथॉरिटी नाम का कुछ नहीं है, ठीक है। देन एनर्जी सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या लिए गए इस बार के बजट, इस बार के बजट में एनर्जी सिक्योरिटी के मेजर्स क्या क्या लिए गए।
Capital goods for lithium-ion battery manufacturing are exempted from BCD, where BCD stands for Basic Custom Duty. तो अगर मैं कोई भी रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, तो अगर मशीनरी या रॉ मटेरियल अगर मैं लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इंपोर्ट करता हूं तो उस पर मुझे कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, ये इस बार के बजट में अनाउंस किया गया, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी टिल 2035। ठीक है, गवर्नमेंट ने शांति एक्ट लाया न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कि 2047 तक हमें 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। तो 2035 तक अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे कोई भी किसी भी तरह का कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। और अगर कोई इंडियन प्राइवेट पर्सन भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाता है और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा 2035 तक इन टर्म्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ये भी ठीक है, ये भी इनिशिएटिव इस बार के बजट में आया है। एंड द एंटायर वैल्यू ऑफ बायोगैस ब्लेंडेड विद सीएनजी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। बायोगैस को आपने अगर ब्लेंड किया है सीएनजी के साथ तो उस पर किसी भी तरह का एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन टैक्स नहीं लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो अनाउंस्ड इन द बजट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? So all the three are correct. The answer would be D. आगे चलते हैं। Consider the following statement regarding fiscal federalism. Fiscal federalism के लिए क्वेश्चन आया, ठीक है। वर्टिकल डिवोल्यूशन रखा गया है 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 41%, बिल्कुल ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ क्या बांटना है अपने टैक्स का डिवोल्यूशन वो 41% रखा गया है। और किसने रखा है? 16th फाइनेंस कमीशन के। इसका साइकिल क्या है? 2026 to 31 और इसके चेयरमैन है अरविंद पंगरिया नाम के सर। अरविंद पंगरिया ये एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है और इन्होंने वर्टिकल डिवोल्यूशन प्रोवाइड किया है 41%। ठीक है, देन फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट प्रोवाइड किए हैं 1.4 लाख करोड़ की। ठीक है, ये कौन से ग्रांट हैं? ये अर्बन लोकल बॉडीज के ग्रांट्स हैं। ठीक है, तो ये प्रोवाइड किए हैं, बिल्कुल ठीक है। सास की स्कीम लाया है 2 लाख करोड़ प्रोवाइड करने के लिए स्टेट्स को। ठीक है, स्टेट्स को असिस्टेंस देना है फॉर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए अलग से 2 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट आया है, तो ये भी ठीक है। सो द आंसर वुड बी सी, यस, के तीनों ही स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन 1.4 लाख करोड़ का अर्बन लोकल बॉडीज का फंड दे रहा है और स्टेट्स के लिए फंड रखा गया है 2 लाख करोड़ का सास की स्कीम के अंदर और 41% है आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन। क्लियर? सो द आंसर वुड बी सी हियर कि तीनों चीजें फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए लाई गई है। आगे बढ़ते हैं। ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर्स के नाम का एक मेजर आया है, तो उसमें क्या क्या चीजें आई कि हमने ट्रस्ट गेन करना है मैन्युफैक्चरर्स का, इंपोर्टर्स का। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा जब आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे, जब आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दोगे, जब आप उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोगे। वो कैसे होगा? डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो। डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो कि अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है एज एन इंपोर्टर, आपने कोई रॉ मटेरियल, कोई कैपिटल गुड इंपोर्ट किया है और अभी आपके पास कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार कहते कोई बात नहीं, आप क्या करो, आपका जो भी ड्यूटी बनता है, जो भी कस्टम ड्यूटी बनता है पे करने के लिए, उसको डेफर्ड रख दो, उसको फ्यूचर में छोड़ दो, फ्यूचर में धीरे धीरे करके ड्यूटी पे कर देना, उसका एक विंडो क्रिएट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऑटोमेटिक फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या है कि कोई प्रोडक्ट चाहे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं चाहे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो जब वो किसी शिपिंग पोर्ट पे पहुंचेगा, कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, देश में एंटर कर रहा है और वो जब किसी पोर्ट पे पहुंचता है तो मेरे को एक बिल ऑफ एंट्री बनवाना पड़ता है कि कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया या इंडिया में एंटर कर गया, तो उसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो उसके लिए ऑटोमेटिक फाइलिंग शुरू किया है, ई फाइलिंग शुरू किया है, बिल्कुल ठीक है। रिस्क बेस्ड कार्गो क्लियरेंस। सरकार कहते कि हम इंटरनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए एक रिस्क बेस्ड कार्गो क्लियरेंस स्कीम लेके आएंगे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ये तीनों ही चीजें आई हैं। सो अगेन द आंसर वुड बी ऑल थ्री। क्लियर? किस तरीके से क्वेश्चन रिलेट किए जा रहे हैं बजट के साथ, चाहे इकोनॉमिक एंगल से, चाहे गवर्नेंस बेस्ड एंगल से, चाहे सिक्योरिटी रिलेटेड एंगल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। केयर इकोनॉमी नाम का वर्ड आया, तो केयर इकोनॉमी क्या होता है? इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी? नो। राइजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? नो।
एजिंग पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, यस, ठीक है, कि पॉपुलेशन एज अप हो रही है और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया इंडिया में है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन से चल रहा है कि आपकी 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप में है, 15 से 64 वाले ग्रुप में है 65% आपकी पॉपुलेशन। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जिन स्टेट्स में एजिंग हो रही है पॉपुलेशन की, जिन इकोनॉमीज में ज्यादा बूढ़ी हो रही है पॉपुलेशन, आप वहां पे केयर इकोनॉमी जॉब्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम एजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो द आंसर वुड बी सी हियर। आगे बढ़ते हैं। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो बनाई जाएंगी उससे क्या होगा, कल्चरल एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हो सकता है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगा, ये भी हो सकता है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, ये भी हो सकता है, एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली मेरे को लगता है ये शायद पीपीटी जो है वो बन नहीं पाया, ये क्वेश्चन पीपीटी में ऐड नहीं हो पाया। इसमें हमने आगे लिखना था दैट हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। तो ओनली वन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या ऑल फोर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बनाना था मैंने, शायद ये पीपीटी में ऐड नहीं हो पाया, एंड तो आंसर आ जाता डी, ये चारों ही होंगे। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब लगेंगे, तो देखिए एवीजीसी क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी से क्या होगा, कल्चर एक्सपोर्ट कल्चर प्रमोट होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो कल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, क्योंकि एवीजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ऑडियो वीडियोग्राफी गेमिंग एंड कल्चरल प्रमोशन, ठीक है, ऑडियो वीडियो गेमिंग एंड सिनेमाटोग्राफी भी है इसमें। तो अब ये चीजें हमने प्रमोट करनी है, तो उससे क्या होगा, डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगा, क्रिएटिव इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका इंप्रूव होगा, तो ये चारों चीजें ही आएंगी, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन में पीपीटी में थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो आई गेस इसका या तो इसके अकॉर्डिंग देखें, इसी चीज के अकॉर्डिंग देखें तो शायद ए आंसर होना चाहिए था कि हाँ कल्चरल एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे, तो सी आंसर है कि क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, अभी हमने बात किया था फर्स्ट स्लाइड पर कि जो कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम है उसमें हमने क्या करना है, जीडीपी में शेयर बढ़ाना है, कितना करना है, डबल करना है। अभी है 6%, कितना लेके जाना है, 12% लेके जाना है, कब तक लेके जाना है, 2047 तक लेके जाना है, ठीक है। अब इसमें हमने इंक्रीज करना है मॉडल शेयर, प्राइमरली किस चीज के लिए, कहते हैं अगर कोस्टल एरिया का प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन होने से क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट तो होगा, बट ओवरऑल आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, तो रिड्यूस होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड कार्बन फुटप्रिंट, यस। प्रमोशन ऑफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक, ये पॉइंट ठीक है, बट ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सपोर्ट होगा कोस्टल टूरिज्म को, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिकंजेस्ट करना है रेलवे ओनली को, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो द आंसर वुड बी ए, कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम बजट में आया, ठीक है, वो किस लिए आया है, क्या अचीव करना है, ठीक है, नेट जीरो बाय 2030, नो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नो, डिकार्बनाइजिंग हार्ड टू अबेट सेक्टर्स, बिल्कुल, एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज कैपेसिटी, नो, ठीक है। हार्ड टू अबेट सेक्टर, हार्ड टू अबेट सेक्टर मतलब हमारे वो सेक्टर जहां पे हम कार्बन एमिशन कम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कार्बन को कैप्चर करेंगे, कार्बन को कैप्चर करके उसको यूटिलाइज करेंगे कि उससे हम क्या कोई इंक बना सकते हैं, ठीक है, या कोई पेंट बना सकते हैं, तो कार्बन एमिशन को रोक नहीं सकते ऐसे सेक्टर में जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स हैं, लाइक स्टील, आयरन, रिफाइनरीज, ठीक है, देन यू हैव से सीमेंट, कोल, ठीक है, या ब्रिक इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज में आपका कार्बन एमिशन बहुत धीरे धीरे कम कर सकते हो आप, बहुत हार्ड है, तो वहां पे हम डीकार्बनाइज करना चाहते हैं उनको, हाउ, हम उनको कार्बन को कैप्चर करेंगे, क्लियर। सो द आंसर वुड बी सी हियर, राइट। देन बेस्ट कैप्चर द फिलोसफिकल शिफ्ट ऑफ बजट 26-27, तो ये एक थीम बेस्ड क्वेश्चन कि क्या फिलोसफिकल शिफ्ट आया है बजट में 2026-27 में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ओवर ग्रोथ, नहीं ये शुरू से ही चलता आ रहा है एज सच, इस साल के बजट में ऐसा कोई बात नहीं है, स्टेट लेड वेलफेयर एक्सपेंशन, नो, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्रोडक्टिविटी ट्रस्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यस ये बात हुई है,
सरकार ने 3 कर्तव्य बताए हैं। सरकार ने इस साल के बजट में 3 कर्तव्य बताए हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है, देन हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ताकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का ज़्यादा बेनिफिट ले पाएं, और वो होगा कैसे, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस से। लोगों को बोलना है कि भाई ट्रस्ट रखो, सरकार काम कर रही है, ठीक है। तो सी वुड बी द आंसर, एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली, नो। सो द आंसर वुड बी सी, के प्रोडक्टिविटी, ट्रस्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग तीनों के लिए हमें काम करना है। सो द आंसर वुड बी सी। क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हमें बजट 2026-27 के लिए याद रखने हैं। काफी सारे स्कीम भी कर लिए, उनके टारगेट भी कर लिए, और फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में भी समझ लिया, और बेसिक क्या फिस्कल डेफिसिट के टारगेट हैं, क्या डेट टू जीडीपी के टारगेट हैं, वो भी हमने कवर किए। तो अच्छा लगा आपको यूनियन बजट के डिटेल्स बता के थ्रू एमसीक्यूज। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।